हेलो एवरीवन। ये हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है जिसमें हम PHP बेसिक से एडवांस तक सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो भी बिगिनर्स हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। समझ लो कि हमारे पास ये फ्रेश लैपटॉप है, इसमें कुछ नहीं है, तो हमें PHP सीखने के लिए किन किन टूल्स की ज़रूरत होगी। तो उसमें पहले हमारे पास होना चाहिए कोई भी ब्राउज़र्स, दूसरा कोई भी आईडी होना चाहिए जिसमें हम कोड कर सकें। अगर इसके अलावा हम नोटपैड में भी करते हैं तो चलेगा। ओके, तो हम सीखने वाले हैं PHP। PHP क्या है? तो PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। जैसे कि मैंने बताया, PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट और डायनामिक वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और उसको हम पूरी वेबसाइट में अगर डेटाबेस कनेक्ट करते हैं तो वो एज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वर्क करती है, जो डेटाबेस के साथ भी इंटीग्रेट करेगी और हमारे जो पेजेस होंगे फ्रंट एंड के HTML CSS या JS के, उनके साथ भी इंटरेक्ट करेगी। हम PHP का ही यूज़ क्यों करें? तो PHP पहले तो वो ओपन सोर्स और फ्री लैंग्वेज है, मतलब उसका हमें कोई चार्ज नहीं लगता है। इजी टू लर्न है, मतलब उसका सिंटेक्स इतना डायनामिक है, इजी है कि कोई भी सीखना चाहे तो इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मीन्स ऐसा नहीं है कि तुम विंडो में यूज़ कर रहे हो तो विंडो में ही चलेगा। अगर हमारे पास PHP लिनक्स में, मैक OS में या फिर विंडो में, तीनों में है, और हम किसी एक में कोड करके उसी फाइल को किसी और सिस्टम में ले जाए तो वो वहाँ पर भी रन करेगी। इंटीग्रेट्स विथ HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड डेटाबेस लाइक MySQL, मीन्स ये सबके साथ आसानी से मिक्स हो जाती है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट और डेटाबेस में भी मैनेजमेंट सिस्टम में अच्छे से काम करती है। अगर डेटाबेस की कुछ क्वेरीज है तो उनको भी मैनेज करने में हेल्प करती है, इसलिए ये इंटीग्रेट्स है। और फास्ट एंड इफिशिएंट फॉर बैकएंड डेवलपमेंट, ये PHP जो है वो बैकएंड डेवलपमेंट में बहुत फास्ट है। आज तक 50% से भी ज़्यादा वेबसाइट्स जो इंटरनेट पर अवेलेबल है वो सभी सारी की सारी PHP में ही बनी हुई है। अगर ओवरऑल देखने चाहे तो 50% से भी ज़्यादा वेबसाइट्स जो है वो हमारी PHP प्रेफर करती है। अब हमने ये तो देख लिया कि PHP क्या है, क्या काम करती है, उसका फुल फॉर्म क्या है, पर अब हम देखेंगे कि हम PHP से क्या क्या करवा सकते हैं। तो पहले तो हम PHP में डायनामिक वेब पेजेस क्रिएट करवा सकते हैं, फिर फॉर्म हैंडल करवा सकते हैं। अगर हमारे पास हमारा फॉर्म का डेटा है, उसको सेंड करना है, रिसीव करना है, या उस पर कुछ भी प्रोसेस करनी है, तो वो सब हम PHP से करवा सकते हैं। वर्क विथ डेटाबेस CRUD ऑपरेशंस, हम डेटाबेस का CRUD ऑपरेशंस मीन्स क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। डेटाबेस में हम कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, तो वो हम PHP से करवा सकते हैं। मैनेज सेशन और कुकीज़, PHP सेशन और कुकीज़ मैनेज कर सकती है। क्रिएट, रीड, राइट, डिलीट फाइल्स ऑन द सर्वर, अगर हमारे सर्वर पे कोई फाइल पड़ी है तो उसको हम क्रिएट, रीड, राइट और डिलीट कर सकते हैं। हो सकता है फाइल हमारे डेटाबेस में भी हो या हमारे लोकल होस्ट में भी हो, तो हम उसका भी इसी तरह फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट, रीड, राइट और डिलीट। और प्लेटफॉर्म सर्वर साइड लॉजिक एंड यूज़र ऑथेंटिकेशन, हम PHP से सर्वर साइड लॉजिक करवा सकते हैं और उसका ऑथेंटिकेट भी रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ लॉगिन फॉर्म वगैरह बनाए तो उसमें जो ऑथेंटिकेशन जो लगती है वो हम PHP से करवा सकते हैं। हम PHP तो उसकी हिस्ट्री के बारे में जान लिया, फुल फॉर्म क्या है, क्या क्या करवा सकते हैं।
पर अब हम जानेंगे कि अगर हमें PHP शुरू करनी है, हम उसका कोड करते हैं तो क्या उसकी सिंटैक्स क्या है। तो ये जो हमने सिंपल PHP एग्जांपल रखा है कि हमें अगर PHP का कोड करना है तो ये कंपलसरी है। हमारे पास एक टैग है जो कि क्वेश्चन मार्क से शुरू होता है, PHP और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन से ख़त्म होता है। उसको हम कैनेडियन टैग बोलेंगे और उस टैग के अंदर ये PHP का जो टैग है उसके अंदर हम जो भी कोड लिखना है, हमें PHP की सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जितनी भी बनानी हो वो सब हम इसी टैग के अंदर करेंगे। अभी इस एग्जांपल में हमने सिर्फ एक प्रिंट दिया हुआ है कि हेलो वर्ल्ड। इको मीन्स इको एक PHP का फंक्शन है जो कि किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए, किसी भी स्ट्रिंग को एज अ आउटपुट स्क्रीन करवाने के लिए हम उस फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हमने इको का यूज़ किया है और उसमें दिया है कि हेलो वर्ल्ड, मतलब हेलो वर्ल्ड हमें प्रिंट करके दो। तो इसका हमें आउटपुट में मिलेगा हेलो वर्ल्ड। ओके, अब हमने PHP का बेसिक सिंटैक्स कंप्लीट कर लिया। अब आगे देखना है कि अगर हम PHP सीख तो रहे तो ये PHP होती क्या है, लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज में हमें क्या क्या पढ़ना होता है और हम कैसे आगे जाके डेवलप कर सकते हैं या फिर कोड कैसे करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये PHP के की कॉन्सेप्ट क्या है। ये की कॉन्सेप्ट मीन्स तुम समझ लो कि हम एज ए इंडेक्स देख रहे हैं कि हमारी क्या इंडेक्स रहने वाली है, हम क्या क्या सीखने वाले हैं PHP में। तो हम PHP में सीखने वाले हैं पहले तो वेरिएबल्स, कि PHP में ये वेरिएबल्स होते क्या है। वेरिएबल्स काम करता है स्टोर डेटा लाइक टेक्स्ट, नंबर एंड etc। etc मीन्स टेक्स्ट भी स्टोर करता है, नंबर्स भी स्टोर करता है, फ्लोट वैल्यू भी स्टोर करेगा, या फिर कोई बुलियन वैल्यू है ट्रू या फॉल्स, या फिर कोई एरे वगैरह है। एरे मीन्स लिस्ट ऑफ डेटा। समझ लो कि हमारे पास डेटा का लिस्ट है, स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट के मल्टीपल एनरोलमेंट नंबर्स है और उन एनरोलमेंट नंबर्स को हमें कुछ एक ही नाम देना है कि एनरोलमेंट नंबर्स, तो उसमें हम उन सबको स्टोर करवा रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स। उसके बाद आता है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स मीन्स हम किसी वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं या कहीं पर भी कुछ वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं तो वो कौन से टाइप में है। अगर समझ लो हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे, नंबर्स लिख रहे हैं तो उसको इंटीजर बोलेंगे, कोई नंबर पॉइंट वैल्यू में दे रहे हैं तो उसको हम फ्लोट बोलते हैं, या फिर हम ट्रू या फॉल्स डिसाइड करते हैं तो उसको हम बुलियंस बोलते हैं। उसके अलावा उसके बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं जो हम अगले वेरिएबल के बाद डेटा टाइप्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस। अब फंक्शंस होता है जो ब्लॉक ऑफ कोड दैट प्लेटफॉर्म टास्क मीन्स ये जो कोड है वो दो टाइप में आता है। पहले तो हमारे पास फंक्शन, जैसे कि हमने ऊपर देखा PHP फंक्शंस, PHP का जो इको टाइप का फंक्शंस था जो कि PHP का ऑलरेडी प्री डिफाइंड था, और जो दूसरा ये जो ब्लॉक ऑफ कोड बोल रहे हैं हम, वो हम खुद बनाएंगे। फंक्शन का कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी काम करवा सकते हैं, वो हमें खुद बनाना है कि हम इस फंक्शन को क्या काम करवाना चाहते हैं। ओके, तो ये फंक्शंस में दो टाइप्स होते हैं, यूज़र डिफाइंड और प्री डिफाइंड। उसके बाद आएगी कंडीशंस। कंडीशंस को हम एक कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट में आ जाएगा कंडीशंस में इफ एल्स स्विच और इफ एल्स लैडर और एल्स इफ, ये भी आ जाएगा। और उसके बाद हम और यूज़ करेंगे लूप्स। लूप्स क्या होता है? लूप्स कुछ वैल्यू डिसाइड करता है जिसको, मतलब कुछ कंडीशन देंगे हम कि उसको कहाँ तक कितने स्टेप पे जाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, या फिर कोई ऐसी वैल्यू है जिसको हम इटरेट करवाना पड़ेगा। अगर समझ लो कि हमने पहले जैसे एग्जांपल लिया कि एरे है, लिस्ट ऑफ डेटा है, और अब हमें उन डेटा को 1 बाय 1 प्रिंट करवाना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लूप्स का यूज़ करते हैं। तो लूप्स के कितने टाइप्स होते हैं और लूप्स क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करेंगे, उसकी सिंटेक्स क्या है और उसके एग्जांपल्स क्या है, ये सब सारी की सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 ईच एंड एवरी टॉपिक में हम समझने वाले हैं। अब लूप्स के बाद आता है एरे। एरे मीन्स मैंने पहले ही बता दिया है कि लिस्ट ऑफ डेटा, बट एरे में भी
अलग अलग टाइप्स के एरे होते हैं। लिस्ट ऑफ डेटा वो वन एरे हो गया। अब उसमें भी उस डेटा के साथ हम की और वैल्यू देंगे या नेम और वैल्यू देंगे। अगर मैं नेम लिखता हूँ उसके बाद नेम का एग्जांपल देता हूँ कि कुछ और, मतलब नेम में मैं देता हूँ कि साहिल या फिर रोहन वगैरह, तो ये पर्टिकुलर एक नेम हो गया, नेम एज ए वैल्यू। और नेम हमने जो वैल्यू दी है साहिल या रोहन वो वैल्यू है, और जो नेम है वो उसकी की है। तो की और वैल्यू में आ जाए तो वो एसोसिएटिव एरे हो जाएगा। या फिर एरे के अंदर भी मल्टीपल्स एरे हो सकते हैं, तो फिर वो हमारा हो जाएगा मल्टी डायमेंशनल एरे। तो हम उसके बारे में एरेज में पढ़ने वाले हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे फॉर्म्स और इनपुट्स। मतलब हम एक कुछ फॉर्म वगैरह क्रिएट करते हैं, जैसे कि लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, बटन्स है, या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, या फिर किसी स्टूडेंट की डिटेल हो गई, या फिर लॉगिन फॉर्म हो गया। तो ये जो सारे फॉर्म्स वगैरह है वो हम ये फॉर्म और इनपुट्स में पढ़ने वाले हैं। उसमें हम हैंडल करेंगे, उस डेटा को सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे, उस पर कुछ ऑपरेशंस करेंगे। उसके बाद आता है डेटाबेस। डेटाबेस में हम माई सीक्वल लेंगे। माई सीक्वल में हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, वो सब हम इसमें करने वाले हैं। और उसके बाद हम करेंगे सेशन और कुकीज़। सेशन और कुकीज़ का मेन वर्क होता है कि वो ट्रैक यूज़र अक्रॉस पेजेस, वो यूज़र के पेजेस को ट्रैक करता है। इट मीन्स सेशन है तो सेशन में हमने कुछ डेटा दिया है, तो वो जब तक सेशन ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक यूज़र लॉग आउट नहीं करता, तब तक उसकी कुछ वैल्यू यूज़र के पेज पे स्टोर रखता है एज अ सर्वर साइड से। वो सर्वर बोलता है कि तुम यूज़र के पेज पे इस डेटा को इतनी बार कि इतने टाइम तक इतना डेटा स्टोर रखो। ओके, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि सेशन का डेटा मैक्सिमम 10 KB तक की फाइल होती है, और कुकीज़ जो है उसकी डेटा की फाइल मैक्सिमम 4 KB होती है। सेशन का डेटा वैसे तो 5 KB ही होता है, पर उसके साथ हम एडिशनल करते हैं जेएस का लोकल स्टोरेज या फिर एज ए लोकल स्टोरेज, तो उसका इंक्रीज करके हम 10 KB कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने बेसिक देखा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं हमारी इस प्लेलिस्ट की अगली सीरीज़ में, कि या फिर हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेंगे, हम PHP को कैसे सीखेंगे। ओके, अब उसके बाद है कि PHP वर्क कैसे करता है। चलो, हमने PHP के बारे में इतना तो जान लिया, पर अब हम देखते हैं कि ये PHP तो है, पर ये वर्क कैसे करता है। तो मैं ये आप सबको एज अ थियोरिकल एग्जांपल समझा रहा हूँ, इसी का हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। पर ये हमारा प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है, इसमें मैं आपको सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ थियोरिकल। तो PHP वर्क करने के लिए पहले तो यूज़र PHP की फाइल ओपन करेगा। अगर समझ लो तुम किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, तो पहले आप जो भी वेबसाइट्स देखते हो उसका होम पेज देखते हो, तो वो एज ए PHP पेज है, वो एज एक PHP की फाइल है, तो उसको ओपन करेगा यूज़र। फिर द ब्राउज़र सेंड्स द रिक्वेस्ट टू द सर्वर। अगर आपने लॉगिन पेज या फिर किसी भी साइट का पेज ओपन किया, तो आपको वहाँ पे कुछ चाहिए या कुछ भेजना है। मतलब एज ए वेबसाइट क्या है, वेबसाइट में आप कुछ काम करने के लिए जाते हो, कुछ ना कुछ लेने के लिए या देने के लिए, तो हम वहाँ से डेटा हमें चाहिए या देने हैं, तो हम वहाँ पे रिक्वेस्ट पास करेंगे। अगर समझ लो कि आप एज ए स्टूडेंट हो और आप अपनी कॉलेज का रिज़ल्ट देख रहे हो, तो आप अपनी कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ पे कुछ होगा। अगर समझ लो कि आपकी कुछ आईडी वगैरह है या फिर एनरोलमेंट नंबर है, तो आप एनरोलमेंट नंबर दोगे और फिर सबमिट पे क्लिक करोगे। तो आपने क्या किया, एक रिक्वेस्ट दी कि मुझे ये चाहिए, मुझे रिज़ल्ट चाहिए, इसलिए मैंने रिज़ल्ट की एक रिक्वेस्ट दी। तो द ब्राउज़र सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर। ये जो ब्राउज़र है हमारा, अगर हमने क्रोम में जाके या कहीं पर भी जाके उस साइट को एक्सेस किया है, तो ये वो जो ब्राउज़र है वो एक रिक्वेस्ट पास करेगा हमारे सर्वर को। फिर उसके बाद द सर्वर प्रोसेस द PHP कोड। सर्वर मीन्स हमारा PHP जो कोड हमने लिखा है, तो वो कोड एग्जीक्यूट होगा, वो प्रोसेस करेगा कि हमारे पास ये वैल्यू आई है। अगर तुमने एनरोलमेंट नंबर भेजा है कि मुझे रिज़ल्ट दो, तो वो जो एनरोलमेंट नंबर आया है, तब इस एनरोलमेंट नंबर का क्या करना है, कहाँ ढूंढना है, किस टेबल में ढूंढना है, या फिर उस डेटा अगर मिले तो उसको कैसे
वापस ला के देना है, वो सब डिसाइड करेगा सर्वर की प्रोसेस, मतलब PHP कोड। अब उसके बाद अगर उसने वो डिसाइड कर लिया, उसको वो डेटा मिलता है तो वो डेटा ला के देगा, अगर नहीं मिलता है तो वो डेटा नहीं ला के देगा, वो बोल देगा कि आपका डेटा नहीं मिला है। पर समझ लो कि हम PHP से रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो हमारे सर्वर के पास जाती है, फिर सर्वर डेटाबेस से रिक्वेस्ट करता है, और डेटाबेस अगर डेटा मिलता है तो वो सर्वर को देगा, और नहीं मिलता तो भी वो सर्वर को देगा। तो सर्वर बोल देगा हमारे यूज़र के ब्राउज़र को कि तुम्हारा डेटा नहीं मिला। ओके, और अगर मिलता है तो वो प्रोसेस करके सर्वर के पास होगा, फिर PHP जनरेट HTML एंड सेंड्स इट्स बैक टू द ब्राउज़र। अगर उसको डेटा मिलता है, हमारे PHP को हमने रिजल्ट के लिए कुछ एनरोलमेंट वगैरह दिया था और उसका डेटा मिलता है, तो वो क्या करेगा, उसके डेटा के साथ कुछ HTML कोड भी जनरेट करेगा। वो सिर्फ हमें डेटा ही नहीं भेजेगा, और HTML कोड के साथ उसकी PHP की स्क्रिप्ट वो सब वगैरह होगा, वो ला के हमारे ब्राउज़र को थ्रो करेगा, मतलब भेजेगा। तो फिर उनको एग्जीक्यूट करके यहाँ पे जो लिखा है लास्ट पॉइंट, द यूज़र सी द रिजल्ट इन द ब्राउज़र ओनली HTML इज़ विजिबल नॉट अ PHP कोड। मतलब वो HTML PHP वगैरह सब कुछ लाके हमारे ब्राउज़र को देगा, तो हमारा ब्राउज़र उस कोड को रन करेगा। बेसिकली आपने अगर HTML पहले सीखा होगा तो HTML में आपको पता होगा कि हम जो HTML कोड लिखते हैं तो हमारा HTML कोड को वो एग्जीक्यूट करता है ब्राउज़र। तो ये जो फाइल्स आएगी उसको ये ब्राउज़र एग्जीक्यूट करेगा, और जो भी हमारे PHP का डेटा है वही दिखाएगा। HTML में हमने जो जो ब्लॉक्स दिए हैं, अगर हमने कुछ फाइल दी है, कुछ फॉर्मेट दिया है, PDF दी है या फिर कुछ इमेज दिया है, तो हमें वही दिखाएगा, PHP नहीं दिखाएगा। PHP सिर्फ बैकएंड में वर्क करती है, वो एज ए प्रिंट नहीं होती। PHP का दिया हुआ डेटा प्रिंट हो सकता है। ओके, अब हमने PHP का इंट्रो तो ख़त्म कर लिया, पर उसके बाद समझो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें क्या क्या चाहिए। तो मैंने कहा था कि कोड चाहिए, एक ब्राउज़र चाहिए, और अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमें PHP में किसी भी कोई भी साइट बनानी है, कोई भी एप्लीकेशन बनानी है, तो हमें उसके लिए सबसे पहले चाहिए वेब सर्वर। वेब सर्वर क्यों? क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है PHP, वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वो बिना सर्वर के चल ही नहीं सकती। अगर तुम विजुअल स्टूडियो कोड में कोड करते हो और वहीं पे रन करते हो तो वहाँ पे नहीं चलेगी, वो तुम्हारे पास कुछ एक्सटेंशन मांगेगी। वो बोलेगी या तो फिर आप लाइव सर्वर का एक्सटेंशन डाउनलोड करके दो, या फिर कोई अलग से मुझे सर्वर दो ताकि वो रन हो पाए। तो उसके लिए हमारी यहाँ पहली नीड होती है वेब सर्वर। अब वेब सर्वर में आप अपाची का यूज़ कर सकते हो, एज ए सेपरेट करो, या फिर विया ज़ैम्प या वैम्प से भी कर सकते हो। ज़ैम्प और वैम्प क्या है? तो ज़ैम्प हमें सब कुछ एक पैकेज में मिक्स करके दे देता है कि हमें अगर डेटाबेस चाहिए तो MySQL देगा, सर्वर चाहिए तो सर्वर वगैरह वगैरह, जो भी हमारी डिपेंडेंसीज होती है वो सब एक पैकेज में बनाता है, और फिर वो ज़ैम्प हमें प्रोवाइड करता है। तो हमें कुछ अलग अलग डाउनलोड करने की, डेटाबेस डाउनलोड करने की, PHP डाउनलोड करने की, सर्वर डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ तुम ज़ैम्प डाउनलोड करो तो हमारा सब कुछ चल जाएगा। तो ज़ैम्प क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, वैम्प है वो ओनली विंडो में चलेगा। तो हमारी जो ज़रूरत है वो पहले तो एक वेब सर्वर है। अगर वेब सर्वर में तुम ज़ैम्प ले लेते हो तो ये PHP इंटरप्रेटर और डेटाबेस दोनों इसी में आ जाएगा। और कोड एडिटर में हमने VS कोड की बात की थी, वो अलग से हमें करना ही पड़ेगा, और उसके साथ हमें एक ब्राउज़र चाहिए होगा कि जहाँ पे हम व्यू कर पाएंगे। अब ब्राउज़र में ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि तुम क्रोम ही यूज़ करो, तुम मोजिला या फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एड्ज भी यूज़ कर सकते हो। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हम इसके आगे से जाएंगे कि हम PHP इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसका सेटअप कैसे करेंगे, और उसका फर्स्ट प्रोग्राम हम कैसे करेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र में। किसी भी ब्राउज़र में चले जाना है, और फिर हमें यहाँ सर्च करना है ज़ैम्प, और उसकी ये जो ऑफिशियल साइट्स हैं www.ज़ैम्प
apache-friends.org। किसी भी ओरिजिनल साइट पे जाने से पहले देख लेना कि पीछे का एक्सटेंशन org है या नहीं। अगर org है तो समझ लो वो उसकी ओरिजिनल साइट्स है। फिर उसकी साइट पे जाने के बाद हम क्लिक करेंगे डाउनलोड पे। डाउनलोड में हम हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग, और सबसे पहले ध्यान रखना कि आपको यूज़ करना है लेटेस्ट वर्जन ही, बिकॉज़ अगर लेटेस्ट वर्जन है तो हमें उसके एडिशनल फीचर्स मिलेंगे। और अगर आप हमारे पास्ट के जो ब्राउज़र्स थे उनको सपोर्ट करना चाहते हो तो उसके पास्ट वाले वर्जन्स डाउनलोड कर सकते हो, पर अभी फ़िलहाल के लिए हमें लेटेस्ट डाउनलोड करना है। तो हम करते हैं डाउनलोड 64 बिट PHP 8.12। अभी थोड़ा वेट करेंगे जब तक हमारी फाइल डाउनलोड हो जाए। ओके, हमारी फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई है। अगर इंटरनेट अच्छा रहा तो जल्द ही हो जाएगी। ओके, हमारे पास XAMPP का इंस्टॉलर डाउनलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है तो हम कैसे उसको डाउनलोड करते, कैसे इंस्टॉल करते और कैसे हम PHP में कोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको एज अ बिगिनर से एडवांस तक का पूरा कोर्स स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। ओके, अब हमें इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं पूरा ब्राउज़र। ओके, उसके बाद हमें चले जाना है अपने फाइल मैनेजर में और डाउनलोड्स में, जो कि हमने अभी XAMPP इंस्टॉलर डाउनलोड किया हुआ है, तो उस पर डबल क्लिक करेंगे। अब ये हमें यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप अलाउ करते हैं इस ऐप को कि आपके सिस्टम में कुछ चेंजेस कर पाए, तो ऑब्वियसली हमें यस करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे सेटअप से नेक्स्ट, फिर ये हमें बात पूछ रहा है कि आप कहाँ पे रखना चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो कि हमारा XAMPP अच्छे से वर्क करे विदाउट एरर, तो आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसे ही रहने दो। सी में है तो सी में ही रहने दो। फिर नेक्स्ट, लैंग्वेज पूछ रहा है, हमें अगर लैंग्वेज चेंज करनी है तो कर सकते हैं, पर फिलहाल के लिए हम इंग्लिश में ही चलेंगे आगे। उसके बाद ये बोल रहा है रेडी टू इंस्टॉल। अगर आप नेक्स्ट करते हो तो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं करता हूँ नेक्स्ट। ये हमारी इंस्टॉलिंग हो रही है। और अगर आपको हमारे इस कोर्स में कहीं पे भी कोई भी क्वेरी आती है या फिर कोई भी क्वेश्चंस हो, या फिर आप कुछ नया टॉपिक या किसी फंक्शंस या किसी के भी बारे में जानना चाहते हो, तो आप इस वीडियो के नीचे या हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हो, या फिर चैनल में ही कमेंट्स कर सकते हो। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा इतनी देर। उसके बाद हमें इंस्टॉल करना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारी XAMPP का सर्वर की सारी फाइल्स डाउनलोड हो चुकी है, बस इंस्टॉल होने ही वाला है। ओके, यहाँ पे XAMPP सर्वर की इंस्टॉलिंग कंप्लीट हो ही गई है मोस्टली। कुछ उसकी डिपेंडेंसीज रन हो रही है। उसके बाद हम चलने वाले हैं हमारे कोड पे, और पहले तो स्टार्ट करेंगे कि XAMPP क्या है, कैसे काम करता है, उसमें सर्वर कैसे आता है,
और उसका डेटाबेस क्या है, डेटाबेस की एडमिन पैनल देखेंगे। उसके बाद हम एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम करके हमारे वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या है। ओके, हमारा ये जैम्प डाउनलोड कंप्लीट हो गया है, सेटअप फिनिश होने वाला है। उसमें ये पूछ रहा है कि क्या आप कंट्रोल पैनल बनाना चाहते हो, तो हमने बोल रहा ओके यस फिनिश। तो हमारे पास एक कंट्रोल पैनल आ जाएगी जैम्प की। ये है हमारी जैम्प की कंट्रोल पैनल। ये ऑटोमेटिक डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद खुल जाती है, पर हम उसको यहाँ से नहीं खोलना चाहते, तो हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगी हमें कि विंडो में जैम्प सर्च करो, तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। हमने उसको ओपन किया। फिर हमारे पास सर्वर में क्या है, तो हमारे पास सर्वर में है अपाची, उसके बाद डेटाबेस में है माईएसक्यूएल, और हमने ऑलरेडी पीएचपी के लिए इंस्टॉल किया है, तो पीएचपी हमारे पास ऑलरेडी इनबिल्ट है। तो हम कभी भी पीएचपी का कोड एग्जीक्यूट करना चाहे, रन करना चाहे, तो हमारा इस सर्वर को स्टार्ट करना कंपलसरी है। इन सर्वर के बिना हमारा पीएचपी का कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो हमें यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करें तो सर्वर के बैकग्राउंड में ग्रीन कलर आ जाना चाहिए। और उसके बाद हमें अगर डेटाबेस भी कनेक्ट करना है या फिर हमें डेटाबेस से भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो हमें डेटाबेस को भी स्टार्ट कर देना है और उसके भी बैकग्राउंड में ग्रीन होना चाहिए। अब हम दिखाते हैं कि हम डेटाबेस को कैसे मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पे माईएसक्यूएल डेटाबेस है, उसको हम अगर डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है, रिकॉर्ड इंसर्ट करनी है, अपडेट करनी है, डिलीट करनी, वह सब हम यहाँ से मैनेज करेंगे, नहीं कि कोई क्वेरी से। हम डेटाबेस में जो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की जो क्वेरीज होती है उससे कंट्रोल यहाँ से नहीं करने वाले। उन क्वेरीज का यूज़ हम पीएचपी में करेंगे। पर यहाँ पे हमें अगर कुछ टेबल क्रिएट करनी है, डेटाबेस क्रिएट करना है, तो वो हम यहाँ एज ए मैन्युअली करेंगे, हम न्यू में जाके या वगैरह वगैरह, वो हम अगले आने वाली वीडियो में देखेंगे। पर अगर हमें डेटाबेस ओपन करना है तो वो हम यहाँ से इस माईएसक्यूएल के एडमिन में से कर सकते हैं। अब ये दोनों स्टार्ट हो गए, उसके बाद आप उसको क्लोज कर सकते हो, ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा। ओके, अब हम अपना पहला प्रोग्राम कर रहे हैं पीएचपी का, पहली फाइल बना रहे हैं, पहली स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो वो कैसे होगी? तो उसके लिए सबसे पहले तुम कोई भी आईडीई ओपन कर लो, किसी भी, अगर तुम्हारे पास सबलाइम है या फिर विजुअल स्टूडियो कोड है वगैरह वगैरह, जो भी हो, किसी को भी ओपन कर लो। फिर हम एक नई फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम देता हूँ मैं एज अ रजिस्टर .php। ये मैंने फाइल का नेम दिया, एंटर किया। पर हाँ, यहाँ पे ध्यान रहे कि हमें फाइल को सर्वर में रन करवाना है, तो हमें सेव भी सर्वर में ही करनी होगी। तो हम अपनी सिस्टम में चले जाएंगे, सी ड्राइव में। सी ड्राइव में हमें लास्ट में हमने जो जैम्प इंस्टॉल किया है, अगर तुम्हारा जैम्प डी ड्राइव में इंस्टॉल है तो आपको डी ड्राइव में जाना है, अगर सी में इंस्टॉल है तो आपको सी में आना है। उसमें आना है जैम्प फोल्डर में। हम जैम्प में आ जाएंगे। उसके बाद जैम्प में हमें एक दूसरा फोल्डर मिलेगा जो है htdocs। और अगर तुमने वैम्प इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको सी ड्राइव में आना है, वैम्प सर्वर में, और वैम्प सर्वर के अंदर इस htdocs की जगह पे आपको मिलेगा www। ओके, तो आपको वहाँ पे अगर वैम्प किया है तो www डायरेक्टरी में जाना है, पर अगर तुमने जैम्प किया है तो htdocs में चले आना है। ओके, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं htdocs में। अब हम यहाँ अपनी फाइल सेव भी कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ अपना अलग प्रोजेक्ट, अलग फोल्डर बनाना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। पर हम अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ एक ही रखते हैं, यहीं पे फाइल रख देते हैं, रजिस्टर नाम की है, और उसको ऑल फाइल्स में दे दिया है हमने। ऑलरेडी PHP तो दे रखा है, तो उसका एक्सटेंशन PHP होना चाहिए, और PHP है। ओके, और हमने कर दिया क्रिएट। यहाँ पे PHP का लोगो मिल गया हमें, मतलब समझ लो कि हमारी फाइल .php के एक्सटेंशन सेव हो चुकी है। अब हमारा पहला प्रोग्राम है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक कनेडियन टैग है। ये जो आप देख रहे हो उसको कनेडियन टैग बोला जाता है। इसके अंदर हमने करना है PHP, और ये PHP कोड हम इसी टैग, इस PHP के टैग, कनेडियन टैग्स को PHP टैग में कन्वर्ट किया हुआ है, और उसमें हमने काट के आधा कर दिया।
ओके, अब हमें इस टैग के बीच में जो भी हमारी PHP की स्क्रिप्ट्स होगी, कोई कोड होगा, कोई सर्वर का लॉजिक होगा, कोई ऑपरेशंस होगा, हम जो भी कुछ करने वाले हैं वो हम इन दोनों टैग के बीच में ही करेंगे। अगर हमने PHP को स्टार्ट ऐसे किया है तो उसको ऐसे क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन से क्लोज करना है, ये कंपलसरी है। उसके अलावा हम यूज़ करते हैं एक फंक्शन। और दूसरी बात, अगर हम कोई फंक्शन है तो उसके लास्ट में राउंड ब्रैकेट्स कंपलसरी आते हैं। तो ये रहा हमारा इको फंक्शन जो कि किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाता है। पर हाँ, लास्ट में ये मत भूलो कि हमें ब्रैकेट कॉलन्स लगाने हैं। ओके, तो कॉलन्स लगेगा और हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं। अगर 1 2 3 है तो कोई बात नहीं है, पर अगर आप स्ट्रिंग लगाना चाहते हो तो स्ट्रिंग के दो टाइप्स होते हैं। तुम सिंगल को कोट्स में भी कर सकते हो और डबल कोट्स में भी कर सकते हो, एज योर विश। तो हम पहले करेंगे हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, ये हमारा था फर्स्ट प्रोग्राम। हमने PHP की फाइल सेव कर रखी है, पर फिर भी अगर ऑटो सेव में नहीं है तो कंट्रोल एस कर दीजिएगा। ओके, अब हम इस फाइल को यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा कोड हो चुका है तो फिर जाओ ब्राउज़र में। और दूसरी बात यहाँ पे समझो कि PHP तो सर्वर साइड लैंग्वेज है, उसको रन करने के लिए सर्वर की कम ज़रूरत है ही, कंपलसरी है। पर हमने XAMPP इंस्टॉल किया है, मतलब हम अभी जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारा लोकल सर्वर है, मतलब हमारी सिस्टम है वो लोकल है, हमने उसी में अपना डेटा स्टोर रखा है, तो हमें उसको एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम यहाँ ब्राउज़र के URL में जाएंगे और लिखेंगे लोकल होस्ट। ओके, उसके बाद रहेगा स्लैश लोकल होस्ट स्लैश। अगर इसके अंदर तुमने कोई फोल्डर बनाया है तो फोल्डर का नेम दो, अगर तुमने फोल्डर नहीं बनाया है तो हम सीधा अपनी फाइल का नेम दे देंगे। पर अगर किसी ने फोल्डर बनाया है तो वो फोल्डर का नेम देगा, फोल्डर नेम करके स्लैश, फिर फाइल नेम .php करेगा तो रन होगा। पर हमने कोई फोल्डर नहीं बनाया है, उस htdocs वाले फोल्डर में जाके हमने डायरेक्टली सेव किया था, तो हम सीधा फाइल नेम ही दे देंगे। तो हमारा फाइल नेम क्या था, register.php। ओके, एंटर किया तो हमें अपना आउटपुट मिल गया। अब इसी तरह हम कुछ भी कोड करना चाहे तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये हमने किया था हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, जो हमारे फाइल सेव होगी सी में XAMPP, उसमें htdocs और यहाँ पे रजिस्टर है। इसी को हम ओपन करते हैं वापस कोड में, तो हमने जितना कोड किया था उतना हमारे पास होगा। अब मैं यहाँ हेलो वर्ल्ड की जगह पे चेंज कर देता हूँ 1 2 3 और सेव किया मैंने, वापस से कंट्रोल एस किया और अभी मैं इसी फाइल को रिफ्रेश करूँगा तो मुझे मिलना चाहिए 1 2 3, जो कि हमें मिल रहा है। तो आज हमने सीखा कि PHP क्या है, कैसे काम करती है, उससे क्या क्या काम करवाने हैं और उसका पहला प्रोग्राम हम कैसे बना सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम सीखने वाले हैं कि PHP ये तो हमने सिर्फ डाउनलोड की, कैसे काम करती है, वर्क करती है या नहीं प्रॉपर, उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमने सिर्फ यही पढ़ा है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि PHP का फर्स्ट चैप्टर क्या होगा, लास्ट क्या होगा, फर्स्ट कैसे वेरिएबल लेंगे, उसके बाद डेटा टाइप क्या होगा, ऑपरेटर्स क्या होंगे, कीवर्ड्स क्या होंगे, फंक्शंस क्या होंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, if else कैसे काम करता है, स्विच कैसे काम करता है, लूप्स क्या है, एरेज क्या है, वगैरह वगैरह। हम बहुत सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप कोर्स को फॉलो करना है तो आपको इसी चैनल में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। ओके, थैंक यू फॉर सपोर्ट मी।